गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ के कुछ दो टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें दो मुख्य टॉपिक्स हैं। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, और दूसरा रिपोर्ट है आपका नदी जोड़ो परियोजना। ये दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगामी आने वाले जितने भी मेंस एग्ज़ाम है, 14th JPSC हुआ, BPSC 70वीं, UPPSCS मेंस, MPPCS मेंस, छत्तीसगढ़ PCS मेंस और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ये, क्योंकि आजकल जो है जलवायु परिवर्तन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे मेंस में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और इन आंकड़ों को अगर हम लोग सही तरीके से प्रस्तुत करें वहाँ पर, तो एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है और उससे सफलता निश्चित ही आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन टॉपिक्सों पर डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या रिपोर्ट भारत ने प्रस्तुत की और नदी जोड़ो परियोजना का क्या बेनिफिट होंगे, वो आखिर क्यों लाया गया, कितनी नदियों को जोड़ा जाएगा, उसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेक्शन, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, यह रिपोर्ट किसको प्रदान की गई है, तो UNFCCC को दी गई है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR4 प्रस्तुत की। भारत ने कह रहा है कि अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की है, तो UNFCCC को प्रदान की है, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट में क्या खासियत है और क्या क्या बातें कही गई है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह रिपोर्ट तीसरी राष्ट्रीय संचारना को अपडेट करती है, और इस रिपोर्ट में 2020 के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची शामिल है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस की सूची दी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट की मुख्य बिंदुएं क्या क्या है। तो देखिए, रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो बिंदु है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, कार्बन का अवशोषण, तीसरा उत्सर्जन तीव्रता, चौथा गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन पर रिपोर्ट, और पांचवा इसमें दिया हुआ है कार्बन सिंक का निर्माण कितना किया गया है भारत में। तो इन सभी रिपोर्ट पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके तहत, तो भारत द्वारा जो चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, किसको, UNFCCC को, तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। चलिए, GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% घट गया, जिसमें कुल उत्सर्जन 2,959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है, क्योंकि 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन घट गई है, और अभी कुल उत्सर्जन जो है 2,959 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के यह समान है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कहा 2019-20 से कंपैरिजन करके। आगे उन्होंने कहा कि इसी रिपोर्ट में कार्बन अवशोषण, तो भारत के वन और वृक्ष आवरण ने 2020 में लगभग 522 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया है, जिससे देश की कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 22% की कमी आई है। दूसरा, इन्होंने कहा कि कार्बन अवशोषण में भी भारत में क्या हुआ है कि वृद्धि हुई है, उससे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 22% की कमी आई है। तो इसी चीज़ को बोला कि 2019 की तुलना में भारत में वन और वृक्षावरण में वृद्धि हुई, जिससे 2020 में लगभग 522 मिलियन टन CO2 का अवशोषण किया गया, और देश में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कितना प्रतिशत की कमी आई, तो 22% की कमी आई। उत्सर्जन तीव्रता कैसी रही भारत में, तो उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 2020 के बीच भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, जो आर्थिक विकास और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के बीच के संबंध को दर्शाता है। इन्होंने कहा कि भारत में उत्सर्जन तीव्रता यानी ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 से 2020 के बीच यानी 16 वर्षों में भारत की GDP की उत्सर्जन तीव्रता का 36% की कमी आई है। कितनी प्रतिशत कमी आई है GDP की तुलना में, उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है, जो आर्थिक विकास और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के बीच के संबंधों को दर्शाता है। आगे देखेंगे हम लोग गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन।
अक्टूबर 2024 तक गैर जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 46.52% था, जिसमें कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.22 गीगावाट थी। अब इस रिपोर्ट में ही यह कहा गया है कि भारत में गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म स्रोतों का ऊर्जा उत्पादन या बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी? 46.52% था। और इसमें कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 203.22 गीगावाट थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब कार्बन सिंक का कितना निर्माण किया गया है भारत में, यह भी इसमें दिखलाया गया है। 2005 से लेकर के 2021 के बीच भारत ने वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया। कह रहा है कि भारत ने 2005 से 2021 के बीच में वन और वृक्ष आवरण की जो वृद्धि हुई है उसके माध्यम से कुल मिलाकर के 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक क्या किया है? बना लिया है भारत ने। तो इस प्रकार से इस रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों का चर्चा किया गया है और इसे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो सुधार हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैस में जो भारत के 2070 में जो जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है उसी और बढ़ रहा है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं, भारत और नदी जोड़ो परियोजना। चलिए दूसरा टॉपिक्स है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा ये नदी जोड़ो परियोजना चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उन्होंने आधारशिला रखा था और इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो जल की कमी थी उस कमी को दूर करना और कुछ क्षेत्र जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी को विशेष तौर से क्या करना, दूर करना था। ठीक है, तो और भी आगे नदी जोड़ो परियोजना की क्या राहें हैं, नदी जोड़ो परियोजना की भारत में क्या फ्यूचर है, क्या राह है, क्या व्यवहार्यता है और इसके सामने क्या चुनौतियाँ हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नदी जोड़ो परियोजना भारत में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना यानी KBLP की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी को दूर करना है। ये जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की जो आधारशिला PM ने रखी है, इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करना और बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी को दूर करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब भारत में नदी जोड़ो परियोजना की क्या व्यवहार्यता है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA की स्थापना जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए इस उद्देश्य से भारत में नदी जोड़ो परियोजना की व्यवहार्यता का स्टडी करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी या नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। अब देखिए अब इस परियोजना में देश भर में कुल 30 संभावित नदी जोड़ो परियोजनाओं, जिनमें 16 प्रायद्वीपीय घटक और 14 हिमालयी घटक के अंतर्गत की पहचान की है। कह रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना में कुल 30 संभावित नदी जोड़ो परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कुल 30 नदियों को शामिल किया गया, जिसमें 16 प्रायद्वीपीय घटक हैं और 14 जो हिमालय से निकलने वाले जो नदियां हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो इन्हीं की पहचान की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में नदी जोड़ो परियोजना की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ हम लोग ऐसे भी हाथ उंगली पे गिना सकते हैं। पहला तो जल की कमी को दूर करने के लिए, बाढ़ सूखा जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तीसरा आप कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि के लिए। चौथा सिंचित भूमि में वृद्धि के लिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में नदी जोड़ो परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए, सिंचित भूमि में वृद्धि। अब नदी जोड़ो परियोजना अगर कार्यान्वित होता है तो सिंचित भूमि में वृद्धि होगी। नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन से देश को 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि का लाभ मिलेगा। अगर नदी जोड़ो परियोजना को लागू कर दिया जाता है तो 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचित भूमि का भारत को लाभ मिल जाएगा। आगे बोल रहा है कि जल विद्युत का उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो इन परियोजनाओं के समर्थन से देश में 34,000 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन होने की संभावना है। कह रहा है कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से क्या हो सकता है, देश में 34,000 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को एक क्या दे सकती है, एक नया आयाम दे सकती है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस नदी जोड़ो परियोजना में
क्या खामियां रही। अभी भारत में क्या हो रहा है, नदी में तो पानी है लेकिन भारत में जल की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो जैसे कि राजस्थान वगैरह इन सब सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं आज भी सूखा है और वहाँ पीने के पानी भी सही सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो इसका कारण क्या है कि जल वितरण की असमानता। तो देखिए आगे हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नदी जल वितरण की असमानता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नदी जल वितरण की असमानता। देश में नदी जल का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र जल समृद्ध हैं जबकि कुछ जल की कमी वाले हैं। इन परियोजनाओं से इस असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है। अब यही हम लोग कहे थे कि जैसे कि अब देखेंगे हम लोग बिहार में क्या है, काफ़ी जल की मात्रा है, वहीं राजस्थान देखेंगे तो राजस्थान में जल की कमी है। तो इस प्रकार की नदी जल वितरण में भारत में असमानता पाई जाती है। अब बिहार का ही हम लोग ले लें तो बिहार में ही अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर बिहार में जल की अधिकता है, क्यों, और वह हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। लेकिन यही दक्षिण बिहार में चलेंगे तो यहाँ दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले क्या होते हैं, सूखे से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार की परियोजनाओं का अगर कार्यान्वित की जाती है तो नदी जल वितरण की असमानता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत उत्पादन। तो जल विद्युत उत्पादन में इसका क्या बेनिफिट होगा, तो इन परियोजनाओं के समर्थन से देश में 34,000 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के बोला, एक मिनट यार, हाँ, तो इस परियोजनाओं से क्या हो जाएगा कि के समर्थन से देश में 34,000 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार से भारत में क्या होगी, विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और नवीकरणीय ऊर्जा में भी वृद्धि होगा। चलिए, नदी जल वितरण की असमानता। अब बोला गया है कि नदी जल वितरण की असमानता, देश में नदी जल का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र जल समृद्ध हैं जबकि कुछ जल की कमी वाले हैं। इन परियोजनाओं से इस असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। अब जैसे कि बिहार में ही हम लोग देखेंगे कि, या फिर भारत के किसी अन्य स्थान से ले लीजिए, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे तमिलनाडु में, चेन्नई में सूखा पड़ा था। तो सूखा पड़ा हुआ था तो उस चीज़ को उन्होंने पाटने के लिए क्या किया कि टंकर के टंकर पानी मंगवा रहे थे। जबकि साउथ इंडिया में भी काफ़ी सारी नदियाँ हैं। तो अगर इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, इन सभी को जोड़ दिया जाए, कृष्णा और गोदावरी को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या होंगे कि जल की जो असमानता है उससे क्या होगी, निजात मिलेगी। और क्या होगा कि जहाँ पर जल की कमी है वहाँ जल का उपयोग भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपका सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी, बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। इस प्रकार से इसका और भी विकास किया जा सकता है। तो नदी जल वितरण की असमानता को इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आगे इसमें क्या है कि अतिरिक्त लाभ भी इसके कुछ होंगे। क्या क्या लाभ होंगे, जैसे कि हमने अभी बताया कि बाढ़ नियंत्रण जैसी समस्या से निजात मिलेगी, बेहतर नौवहन होगा, जलापूर्ति एवं मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही मृदा की लवणता और प्रदूषण पर नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। अब बोला, अगर परियोजना से रिलेटेड अगर हम लोग बोले तो इस परियोजना का क्या फ़ायदा होगा, जैसे बाढ़ नियंत्रण की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब हम लोग बिहार में ही देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि नॉर्थ बिहार में यानी कि उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की समस्या बनी रहती है और दक्षिण में सूखे की स्थिति रहती है, तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी ये क्या होगा, एक तरह से कारगर होगा अगर उत्तर और दक्षिण की नदियों को आपस में जोड़ दिया जाता है बिहार के। ठीक है, बेहतर नौवहन होगी। क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी परिवहन व्यवस्था है उनमें सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जल परिवहन है। और इससे क्या होते हैं, बड़े बड़े जगहों पर क्या होते हैं, आज भी जो है माल की ढुलाई होने में आसानी होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होती है और आसानी से क्या होता है, नौवहन या परिवहन होता है, खास करके माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे जलापूर्ति की समस्या भी समाधान हो जाएगी, पेयजल की समस्या समाधान होगी, इससे मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी और मृदा की लवणता, प्रदूषण, इन सभी पर को नियंत्रण करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड, नदी जोड़ परियोजनाओं का नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, इससे देश की उत्तरी नदियों के जल प्रवाह एवं डेल्टा में नदियों द्वारा निक्षेपित किए गए तलछट का भी ह्रास होगा। अगर नदी जोड़ो परियोजनाओं को अगर हम लोग क्या कर दें, कार्यान्वित कर ले पूर्ण तरीके से, तो जल प्रवाह एवं डेल्टा में जो उत्तर की नदियों में जो तलछट की समस्या है उसमें भी क्या हो जाएगी, ह्रास होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, अब अभी हाल फिलहाल में एक अध्ययन स्टडी किया गया है। इस स्टडी में यह कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की गई है। इन आशंकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी का प्रवाह
24% कम हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों जैसे कि मानस, संकोच, रेधक के प्रवाह में भी भारी कमी आएगी। कहा गया है इस स्टडी में कि गंगा अगर इस प्रकार की परियोजनाओं को हम लोग कार्यान्वित करते हैं तो गंगा नदी का प्रवाह 24% कम हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जैसे कि मानस, संकोच और रेधक के प्रवाह भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये सभी आशंकाएं इसमें जताई गई है। आगे भी और भी आशंकाएं हैं जिसको हम लोग देखते हैं। और क्या इन्होंने कहा है इस स्टडी में कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तलछट निक्षेप में 30% की तो कमी आएगी, तलछट निक्षेप में 30% की कमी आएगी, जिससे भू क्षरण होगा और समुद्र जल स्तर में 5.6 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि होने की आशंका है। बोला अगर इस परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तलछट निक्षेप में 30% की तो कमी आएगी, लेकिन इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी कि भूक्षरण में वृद्धि हो जाएगी, समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो किस स्तर से वृद्धि होगी समुद्र जल में? 5.6 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि होने की आशंका व्यक्त की गई है इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए इस अध्ययन में। फिर बोल रहा है दक्षिण की नदियां, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी एवं महानदी पहले से ही कम प्रवाह के कारण तटरेखा के क्षरण का सामना कर रही है। नदी जोड़ो परियोजनाओं की इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। जैसे कि हमने ऊपर चर्चा किया है कि जैसे अभी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के संबंध में कहा गया कि इसी प्रकार की समस्या जो है दक्षिण भारत की भी नदियों में हो सकती है, कम क्योंकि वहाँ कम प्रवाह है और तटरेखा के क्षरण का उनको सामना करना पड़ सकता है। नदी जोड़ो परियोजना की इस स्थिति को और अधिक क्या कर सकती है, गंभीर बना सकती है। अब देखिए एक पुस्तक आई थी जिसमें एक व्यक्ति ने क्या किया है, एक पुस्तक लिखा है जिसमें इन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया। अब उदाहरण के तौर पर एलिस एल्बिनिया की पुस्तक है एम्पायर्स ऑफ द इंडस द स्टोरी ऑफ ए रिवर 2008 के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बिराज के निर्माण शुरू करने के बाद सिंधु के मुहाने पर डेल्टा प्रणाली का ह्रास हुआ। एल्विस एल्बानिया अपनी पुस्तक में यह चर्चा करते हैं, किस पुस्तक में? तो एम्पायर्स ऑफ द इंडस द स्टोरी ऑफ ए रिवर, जो कि 2008 में प्रकाशित हुई है। उन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है कि जब अंग्रेजों द्वारा बिराज का निर्माण शुरू किया गया तो उसके शुरू करने के बाद सिंधु नदी के मुहाने पर डेल्टा प्रणाली का ह्रास हुआ। तो इस प्रकार के भी उदाहरण इसमें दी गई है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए नदी जोड़ो परियोजना संबंधी चुनौतियां, पर्यावरणीय प्रभाव होगा पहला। नदी जोड़ो परियोजनाओं से नदी जोड़ो परियोजनाओं के जल द्वारा आने वाली बाढ़ और लवणता में वृद्धि से सुभेद्य परिस्थिति तंत्र एवं कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। कहा गया कि नदी जोड़ो परियोजनाओं के जल द्वारा आने वाली बाढ़ और लवणता में वृद्धि से क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, वृद्धि हो सकती है। उदाहरण दिया हुआ है कि अमेरिका के किस्मी नदी के तटीकरण के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि का क्षरण हुआ। इसी प्रकार की स्थिति जो पारिस्थितिकी तंत्र पर भी क्या हो सकता है, इसका प्रभाव पड़ सकता है, कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि अमेरिका के किस्मी नदी के तटीकरण के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि का वहां पर क्षरण हुआ था। यह उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। अब इन्होंने कहा कि उच्च लागत होगी। अगर इस प्रकार की परियोजनाओं की लागत कैसी होती है, उच्च होती है। तो उच्च लागत परियोजनाओं के निर्माण एवं रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। बोला किसी भी परियोजना के निर्माण और रखरखाव के लिए वित्तीय निवेश की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं की वर्तमान में अनुमानित लागत रुपीज 5.5 लाख करोड़ है, जिससे सामाजिक, पर्यावरणीय और परिचालन लागत शामिल नहीं है। अब बोला कि परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए क्या होता है, वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। अब उदाहरण के लिए यह कहा गया है कि नदी जोड़ो परियोजनाओं में वर्तमान में अनुमानित लागत जो है 5.5 लाख करोड़ रुपए है, जिससे क्या हो सकता है, इसमें जो है सामाजिक, पर्यावरण और परिचालन लागत को अभी शामिल नहीं किया गया है। अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो इससे और भी लागत बढ़ सकती है, यही कहा गया है इसमें। ठीक है। अब विस्थापन की समस्या, नदी जोड़ो परियोजना के आने के बाद लोगों का विस्थापन होगा। ठीक है, तो विस्थापन की चुनौतियां भी हैं। इससे नदी के किनारे रहने वाले समुदाय का पुनर्वास एवं आजीविका की क्षति होने की आशंका है। नदी के किनारे रहने वाले जो समुदाय हैं उनका पुनर्वास और आजीविका की भी क्षति होने की आशंकाएं हैं। उदाहरण के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना संबंधी भूमि अधिग्रहण से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 5,228 परिवार और पन्ना जिले के 1,400 परिवार प्रभावित होंगे। बोला जैसे कि केन बेतवा लिंक परियोजना का जो के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, उसमें 5228 परिवार और पन्ना जिले में 1,400 परिवार प्रभावित हुए हैं। ठीक है। अब इससे क्या होगी, राजनीतिक विवाद भी बढ़ेगा। राजनीतिक विवाद, जल बंटवारे एवं संसाधन आवंटन को लेकर राज्यों के बीच टकराव की वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अब कैसे, जैसे कि कृष्णा नदी पर अभी विवाद चल रहा है साउथ में,
जल बंटवारे को लेकर के कावेरी में विवाद चलता है, किसके बीच में, तमिलनाडु और किसके बीच में, कर्नाटका के बीच में। तो इसी प्रकार की और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जल बंटवारे और संसाधन आवंटन को लेकर राज्यों के मध्य, और टकराहट की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार की राजनीतिक विवाद पैदा हो सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तकनीकी कठिनाइयाँ भी है इसमें। परियोजनाओं से संबंधित जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियाँ और उनके कार्यान्वयन में विफलता का जोखिम भी प्रमुख मुद्दे हैं। तो जो तकनीकी कठिनाइयाँ हैं वो भी इसके कार्यान्वयन में विफलता और जोखिम का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सभी उदाहरण हैं इसके। अब कुछ उदाहरण भी दिए हैं इसके। उदाहरण के लिए भू इंजीनियरिंग परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप अरल सागर वर्तमान में एक भयावह रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहा है। बोल रहा है भू इंजीनियरिंग परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप अभी क्या हुआ है, हाल फिलहाल में अरल सागर जो है वर्तमान में एक भयावह रेगिस्तान में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। स्थिरता संबंधी चिंता है। तो नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से जल की कमी को दूर करने की प्रभावशीलता यानी परिणाम दीर्घकाल में अनिश्चित है। बोला नदी जोड़ो परियोजनाओं के माध्यम से जल की कमी को दूर करने की जो प्रभावशीलता या परिणाम जो है दीर्घकाल में अभी भी अनिश्चित है। मतलब इसके अभी तक कोई ठोस परिणाम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार के परियोजनाओं के कई प्रोन्स भी है, कई कॉन्स भी है, लेकिन कुल मिलाकर के यह देखा गया कि भारत के लिए नदी जोड़ो परियोजना जो है एक महत्वपूर्ण क्या होगी, कृषि और जल की समस्याओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि होगी और भारत जो है कार्बन और जीएचजी उत्सर्जन जैसी समस्याओं से निजात पा सकता है। और साथ ही साथ भारत जो है 2070 में अपनी जो है शून्य कार्बन के लक्ष्य को भी पूरा कर सकता है। साथ ही साथ एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य को भी इसके माध्यम से पूरा कर सकता है। चलिए दोस्तों, आज यहीं पर यह क्लास समाप्त होती है। कल हम लोग फिर से पुनः 2 टॉपिक्स लेकर के, 2 न्यूज़ जो हॉट टॉपिक्स होंगे उसको लेकर के आएंगे। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।